अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थीसिस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वो प्रोस्थीसिस जो हम तब यूज़ करेंगे जब किसी भी पर्सन की डिसआर्टिकुलेशन हुई है। डिसआर्टिकुलेशन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है। आर्टिकुलेशन मीन्स जहाँ बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, ठीक है, जॉइंट बना रही हैं आर्टिकुलेट करके, और डिस मीन उनका राब्ता ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लिम्फ को कट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उस जगह से कट करते हैं जहाँ पे बोन्स आर्टिकुलेट करी होती हैं। ठीक है, मतलब थ्रू जॉइंट एम्पुटेशन होती है या लिम्फ की कटिंग होती है। ठीक है, एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों में ही लिम्फ कट होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है इन दोनों के डिफरेंस पे। ठीक है, अगर आपको इनका डिफरेंस डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूंगी दोनों का। ठीक है, एम्पुटेशन में भी लिम्फ कट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें लिम्फ कट किया जाता है थ्रू बोन। ठीक है, लेकिन डिसआर्टिकुलेशन में क्या किया जाता है, इसमें भी लिम्फ कट किया जाता है बट थ्रू जॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल नी डिसआर्टिकुलेशन हुई है, तो नी डिसआर्टिकुलेशन में क्या होगा कि जो हमारा नीचे नी से नीचे वाला पार्ट है, टिबिया फिब्यूला वाला और उससे नीचे फुट, ये सारा पार्ट कट हो जाएगा थ्रू नी जॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब इन केसेस में जब डिसआर्टिकुलेशन होती है पर्सन की, इन अदर वर्ड्स उसका लिम्ब भी कट होता है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है पर्सन को अब उसका जो लिम्ब कट हुआ है उसका फंक्शन रीस्टोर करने के लिए कोई आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करना पड़ता है ताकि वो डिसेबल ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, अपने काम पहले की तरह परफॉर्म कर सके। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिसआर्टिकुलेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है हिप के लेवल पे और नी के लेवल पे। ठीक है, डिसआर्टिकुलेशन शोल्डर की भी हो सकती है, एल्बो की भी हो सकती है, रिस्ट के लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोअर लिम्ब के डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थीसिस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि वो पर्सनस जिनकी नी और हिप डिसआर्टिकुलेशन होती है, ठीक है, वो ये ऑर्थोसिस पहनते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके हम पार्ट्स आज डिस्कस करेंगे और जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि हमने लास्ट वीडियोस में ना ट्रांसफीमोरल प्रोस्थीसिस, ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस डिस्कस किए थे। ठीक है, वो तब होते हैं जब एम्पुटेशन होती है, जब मतलब बोन के थ्रू कट किया जाता है लिम्ब को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वहाँ पे जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, हमने जो पढ़े हैं, सेम डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थीसिस में भी वही कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी प्रोस्थेटिक फुट होता है। ठीक है, उसके अंदर एंडोस्केल्टल या एक्सोस्केल्टल शैंक होता है। ठीक है, एक्सोस्केल्टल या एंडोस्केल्टल शैंक क्या होते हैं मैं कई दफ़ा पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ भी आपको दोबारा बता दूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बेसिक डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थीसिस के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है सॉकेट, जो कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, ट्रांसफेमोरल प्रोस्थीसिस के अंदर भी, ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस के अंदर भी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ फिर बता देती हूँ उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए हैं, उन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, पहला पार्ट होता है सॉकेट। सॉकेट कौन सा पार्ट होता है? सॉकेट वो पार्ट होता है जिसके अंदर रेजिडुअल लिम्ब को रखा जाता है। अब रेजिडुअल लिम्ब क्या होता है, पेशेंट की कटिंग हुई है, लिम्ब की कटिंग जिस लेवल पे हुई है उसके बाद ऐसी बात है पीछे पार्ट जो बच जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नी के लेवल पे जो हुई है तो नी का जो पार्ट बच जाएगा पीछे, उसे हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं। ठीक है, लिम्ब की कटिंग के बाद पीछे जो पार्ट बच जाता है उसे हम रेजिडुअल लिम्ब कहते हैं। ठीक है, उस रेजिडुअल लिम्ब को हम सॉकेट के अंदर रखते हैं, सॉकेट उसको कवर करता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारे पास, अगर तो हिप डिसआर्टिकुलेशन है तो उसके अंदर फिर हिप जॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ नी डिसआर्टिकुलेशन है तो फिर उसमें सिर्फ नी जॉइंट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हिप डिसआर्टिकुलेशन है तो उसमें हिप जॉइंट भी लगेगा और नी जॉइंट भी लगेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा कि पीछे वाली जो ट्रांसफेमोरल प्रोस्थीसिस थे और जो ट्रांसटिबियल प्रोस्थीसिस थे उनके अंदर हिप यूनिट था, नी यूनिट था। मतलब जॉइंट की हम बात नहीं कर रहे थे, यहाँ हम जॉइंट की बात करें कि पूरा हिप जॉइंट लगाया जाता है, क्योंकि आर्टिकुलेशन जो है सॉरी लिम्ब की जो कटिंग है वो इसमें जॉइंट के थ्रू होती है डिसआर्टिकुलेशन के अंदर। ठीक है, एम्पुटेशन में जॉइंट इन्वॉल्व नहीं था, बोन के थ्रू कटिंग होती है, इसलिए हमने वहाँ पे उसके पार्ट्स के अंदर जॉइंट का जिक्र नहीं किया था।
अच्छा, सॉकेट के बाद आ जाता है हिप जॉइंट और नी जॉइंट। अब हिप जॉइंट और नी जॉइंट हमें पता है, जाहिर सी बात है, अब पेशेंट का नेचुरल हिप जॉइंट नी जॉइंट तो नहीं है, अब हमने आर्टिफिशियल हिप जॉइंट नी जॉइंट लगाना है, और उन दोनों का काम वही होगा जो हमारा नेचुरल हिप जॉइंट परफॉर्म करता था और जो नेचुरल नी जॉइंट परफॉर्म करता था। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट आ जाता है डैट इज़ पाइलोन, और फिफ्थ पार्ट है फुट या प्रोस्थेटिक फुट जिसे बोलते हैं। ठीक है, फुट वही होगा जो हम जैसे हमारा नॉर्मल फुट होता है, बट वो आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, लेकिन उसका काम वही होगा जैसे हमारा नॉर्मल फुट परफॉर्म करता है। ठीक है, पाइलोन क्या है, अब ऊपर सॉकेट है, ठीक है, नीचे फुट लग गया, ठीक है, और सॉकेट को फुट से कनेक्ट जो चीज़ करती है वो पाइलोन करती है। ठीक है, पाइलोन कनेक्ट सॉकेट टू प्रोस्थेटिक फुट। ठीक है, अच्छा, पाइलोन का ही दूसरा नाम शैंक है। अच्छा, अब एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल शैंक क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये सॉकेट है, ठीक है, ये नीचे है, प्रोस्थेटिक फुट लगा हुआ है, ये सॉकेट है, ये प्रोस्थेटिक फुट है, के दरमियान में पाइलोन या शैंक है। ठीक है, अच्छा, अब पाइलोन या शैंक की दो टाइप्स हैं, एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल के अंदर क्या होता है, पहले एंडोस्केलेटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाहर जो है वो फोम की कवरिंग होती है और पाइलोन अंदर पड़ा होता है। ठीक है, एक वायर जो भी चीज़ कनेक्ट कर रही है, प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसकी भी बनी हुई है, वो अंदर पड़ी होती है, उसके बाहर एक जो है वो फोम लगा होता है। ठीक है, नरम सी चीज़ होती है और वो बिल्कुल वैसा लग रहा होता है जैसे इंसान की अपनी नॉर्मल लेग हो। ठीक है, जबकि जो एक्सोस्केलेटल है उसमें क्या होता है, उसमें बाहर फोम नहीं लगा होता बल्कि एक हार्ड आउटर शेल होता है। ठीक है, जिसके अंदर पाइलोन पड़ा होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है बाहर। दोनों में ये डिफरेंस होता है, इसमें हार्ड कवरिंग होती है और इसमें फोम लगा होता है, सॉफ्ट कवरिंग होती है। ठीक है, और इसकी अपीयरेंस जो है वो ह्यूमन लेग की तरह की ही होती है। ठीक है, ये था डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेसिस की तरफ। मतलब अब हम स्पेसिफिक आ गए हैं कि जब हिप के लेवल पर डिसआर्टिकुलेशन होगी तो उसमें हम कौन सा प्रोसेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी किस तरह आएगी, फंक्शन किस तरह होगा, ईच एंड एवरीथिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन अगर किसी बंदे की हुई है या हेमीपल्वेक्टमी हुई है। ठीक है, हेमीपल्वेक्टमी और ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन या ट्रांसपेल्विक एम्पुटेशन, ये तीनों एक ही टर्म्स के नेम्स हैं। ठीक है, इन तीनों में ही क्या होगा कि जो पेल्वस है वो रिमूव होगा। ठीक है, पेल्वस जो है वो हाफ भी रिमूव हो सकता है, ठीक है, और पूरा भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो नीचे वाला सारा लिम्ब है वो इसके अंदर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो एम्पुटेशन है ये सिर्फ बॉडी के एक साइड पे होती है, इसीलिए इसका नाम है हेमीपल्वेक्टमी। ठीक है, क्या होगा, हेमीपल्वेक्टमी में बॉडी की एक साइड की हाफ पेल्वस या फुल पेल्वस, और पेल्वस से नीचे वाला जो सारा पार्ट है, फीमर, नी, टिबिया, फिब्यूला और फुट, सब का सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस उन बंदों को दिया जाता है जिनके अंदर ट्रांसफेमोरल एम्पुटेशन हो या हेमीपल्वेक्टमी हो या ट्रांसपेल्विक एम्पुटेशन हो, ये तीनों एक ही चीज़ों के नेम है। ठीक है, अच्छा, अभी वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें एम्पुटेशन होती है अबव ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर से ऊपर ऊपर एम्पुटेशन होती है, फेमोरल हेड भी रिमूव हो जाता है एसिटाबुलम में से। ठीक है, या फीमर भी रिमूव हो जाती है और पेल्वस का कुछ पोर्शन भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, कुछ पोर्शन भी रिमूव होता है और बाज़ औक़ात पूरा भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रोस्थेसिस फॉर प्रोक्सिमल लेवल शेयर कॉमन हिप, नी एंड फुट असेंबलीज एंड अलाइनमेंट बट डिफर विद रिगार्ड टू सॉकेट डिज़ाइन। वो कह रहा है जो प्रोक्सिमल लेवल पे हम प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं ना, उनका हिप, नी, फुट असेंबलीज, फुट एंकल असेंबलीज, ठीक है, फुट एंकल असेंबली फुट प्रोस्थेटिक फुट को बोलते हैं। ठीक है, उनकी अलाइनमेंट, सबकी अलाइनमेंट सेम होती है। ठीक है, सब कुछ इनका सेम होता है, लेकिन इनका सॉकेट डिफरेंट होता है, सॉकेट डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंडोस्केलेटल थाई एंड शैक प्रीडोमिनेट बिकॉज दे अफोर्ड एप्रिशिएबल वेट सेविंग इन दीज मैसिव और प्रोस्थेसिस। ठीक है,
एंडोस्केलेटल मैंने आपको अभी बताया, एंडोस्केलेटल शैंक वो है जिसके बाहर फोम लगा होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है वो वाला शैंक और थाई ज़्यादा अच्छा होता है जिसके बाहर फोम लगा हो, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल है पर्सनस के लिए, ठीक है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सोस्केलेटल में क्या होता है, हार्ड आउटर शेल होते हैं, ज़्यादा हैवी भी होता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी होता है। तो एंडोस्केलेटल जो है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉकेट की, जो हम यूज़ हो रहा होता है हेमीपेल्वेक्टमी में, ट्रांसफेमोरल प्रोस्थेसिस के अंदर, ठीक है। उस सॉकेट की हम बात करते हैं। उस सॉकेट का काम क्या है? उस सॉकेट का काम ये है कि जो भी रेजिडुअल लिम्ब बच गया है उसको उसने कवर करना है, ठीक है, और उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो लोड है, वो वेट है बॉडी का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। वो सॉकेट का काम होता है, ठीक है। वो पूरा कवर कर रहा होता है रेजिडुअल लिम्ब को। वो कह रहा है कि जो सॉकेट है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो कह रहा है वो पर्सन्स जिनके अंदर ट्रांस पेल्विक एम्पुटेशन होती है, हेमीपेल्वेक्टमी को बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो कह रहा है इप्सिलेटरल ट्यूबरोसिटी और इलियक रेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए उन पेशेंट्स के अंदर हम ऐसा सॉकेट यूज़ करते हैं जिसकी हायर प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन हो, ठीक है। हायर प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन का क्या मतलब है? हायर प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन का ये मतलब है कि जो प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन है वो हायर हो, ठीक है। अब प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन क्या होती है? प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन ये होती है कि जो प्रोस्थेटिक सॉकेट का अपर एज होता है ना, ठीक है, जो ऊपर वाला एज होता है सॉकेट का, उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये जो प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन है ये थोड़ी हाई होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए रेजिडुअल लिम्ब से, ठीक है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स भी हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन क्या है। सबसे पहले आपको प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन का पता होना चाहिए। ये प्रोस्थेटिक सॉकेट का अपर एज है जो कि रेजिडुअल लिम्ब के साथ कांटेक्ट में आ रहा होता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये लोअर थोरक्स के ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, पास करके गुजर के उसकी तरफ जा रहा होता है, लोअर थोरक्स की तरफ। तो जो ये जो पार्ट है हमारा अपर एज है सॉकेट का, इसको हाई इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनके अंदर इप्सिलेटरल ट्यूबरोसिटी और इलियक रेस्ट रिमूव हो चुकी है। इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस हाई प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन का मतलब मकसद यही होता है, इसको हाई इसीलिए रखा जाता है ताकि ज़्यादा सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, सॉकेट को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिप यूनिट आ जाता है। इसमें पता है हमें हिप जॉइंट होगा, ठीक है, जिसका सारा फंक्शन नॉर्मल हिप जॉइंट जैसा ही होगा, ठीक है। इस जॉइंट में एक्सटेंशन एड लगी होती है, ठीक है, और इस एक्सटेंशन एड का मकसद यही होता है कि इसने प्रोस्थेसिस को उसकी पोजीशन में मेंटेन रखना होता है ताकि वो इनस्टेबल ना हो चलते हुए, ठीक है, बेंडिंग वगैरह ना हो। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन एड जो यूज़ की जाती है ना, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है कि एक्सटेंशन, तो उसका काम क्या है कि वो यूज़र को या जिसने भी प्रोस्थेसिस पहना है पेशेंट ने, उसकी मदद करता है हिप में एक्सटेंशन करवाने में, ठीक है। जब भी पर्सन ने चलना है, ठीक है, या कोई भी मूवमेंट करनी है तो उसका मकसद ये होता है एक्सटेंशन एड का कि उसने एक्सटेंशन करवानी है हिप पे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें पता है कि एड्स में, एक्सटेंशन एड्स में क्या आ जाएगा, इलास्टिक बैंड्स होंगे, स्प्रिंग्स वगैरह होंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है पोजीशनिंग द मैकेनिकल हिप एंटीरियर टू अ पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू एनाटॉमिकल हिप ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हिप स्टेबिलिटी। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब एंटीरियर प्लेसमेंट की जाती है ना हिप की विद रिस्पेक्ट टू एनाटमी ऑफ हिप, ठीक है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हिप की उससे एंटीरियर प्लेसमेंट की जाती है। एंटीरियर का मतलब ये कि थोड़ा सा फॉरवर्ड, ठीक है, हिप जॉइंट को थोड़ा सा फॉरवर्ड रखा जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसका मकसद भी यही होता है कि बकलिंग वगैरह ना हो, ठीक है, और स्टेबिलिटी और सपोर्ट अच्छी मिले, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोक्सिमल ट्रिम लाइन को हाई रखा जाता है, ठीक है, तो ये सब स्टेबिलिटी वगैरह के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी हिप को थोड़ा इंटीरियर या फॉरवर्ड रखा जाता है, ठीक है। एनाटॉमिकल हिप हमारा जहाँ फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल हिप का मतलब ये है कि जो पहले से हमारा हिप जहाँ पड़ा होता था नॉर्मल वाला, उससे थोड़ा उसको इंटीरियर या फॉरवर्ड रखा जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, आगे भी वो यही कह रहा है कि जो हिप जॉइंट है उसको नॉर्मल हिप से थोड़ा सा नीचे रखा जाता है,
ठीक है, ताकि जब पर्सन बैठे तो जो प्रोस्थेटिक थाई है, ठीक है, मतलब जो प्रोस्थेटिक हम हिप जॉइंट या थाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बाहर ना निकले। मतलब ऐसा होगा कि अगर हम नॉर्मल हिप से थोड़ा सा प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट को नीचे नहीं रखेंगे तो जब पेशेंट बैठेगा तो वो बहुत अजीब तरीके से बाहर की तरफ निकल आएगा प्रोस्थेटिक थाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नी यूनिट। नी यूनिट का फंक्शन ये है कि ये बेंडिंग में, ठीक है, और बेंडिंग मोशन में नी की, और जब नी को स्ट्रेट करना है, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जैसे वॉकिंग में, रनिंग में, सिटिंग में, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में, ठीक है, तो जहाँ जहाँ नी को बेंड करने की ज़रूरत है या जहाँ जहाँ नी को स्ट्रेट करने की ज़रूरत है तो उसमें नी यूनिट हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नी यूनिट की कुछ टाइप्स भी होती हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। वो कह रहे हैं सेवरल यूनिट्स आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर नी डिसआर्टिकुलेशन। वो कह रहा है कि मतलब हिप डिसआर्टिकुलेशन में तो जाहिर सी बात है यूज़ हो गई, लेकिन जब खाली नी डिसआर्टिकुलेशन होती है ना तो उसके लिए भी नी यूनिट जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसमें हाइड्रोलिक नी यूनिट आ जाता है, न्यूमेटिक नी यूनिट आ जाता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन नी यूनिट आ जाता है, ठीक है। ये तीनों इसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा और टाइप्स भी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आ जाता है मैकेनिकल नी यूनिट, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में वैसे पढ़ाया है, ठीक है। मैकेनिकल नी यूनिट की भी आगे दो टाइप्स हैं, सिंगल एक्सिस नी और दूसरा है मल्टी एक्सिस नी, या जिसे पॉलीसेंट्रिक नी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैकेनिकल नी यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। इसमें सिंगल एक्सिस नी है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस में मूवमेंट होगी इस नी की, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है ना नी पे, सिर्फ वही करवा सकता है, ठीक है। बेसिक फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अलावा ये कुछ नहीं करवा सकता। जबकि जो मल्टी एक्सिस है, इसके नाम से पता चल रहा है, जिसे पॉलीसेंट्रिक भी बोलते हैं, ये डिफरेंट एक्सिस में जो है वो मूवमेंट करवा सकता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल पाइवट जॉइंट्स यूज़ हुए होते हैं, मल्टीपल पाइवट जॉइंट्स। मल्टीपल पाइवट जॉइंट्स का मतलब ये कि इसमें एक से ज़्यादा एक्सिस होते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। इसमें एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये होगा मैकेनिकल नी यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक नी यूनिट की। हाइड्रोलिक नी यूनिट के अंदर फ्लूइड डायनामिक्स को यूज़ किया जाता है मोशन ऑफ नी में, ठीक है। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स का जो मैकेनिज्म है वो यूज़ होता है नी की मोशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेटिक नी यूनिट्स हैं, इसमें एयर प्रेशर को यूज़ किया जाता है नी की मोशन को या मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूनिट, इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो नी की मोशन को कंट्रोल किया जाता है। अब वो कह रहा है कि जो हम हाइड्रोलिक भी चूज़ कर सकते हैं, न्यूमेटिक भी चूज़ कर सकते हैं और स्लाइडिंग भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन या पेशेंट डिमांड, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो विद पॉलीसेंट्रिक लिंकेजेस भी हो सकते हैं और विदाउट पॉलीसेंट्रिक लिंकेजेस भी हो सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये सारे विद और विदाउट पॉलीसेंट्रिक लिंकेजेस हो सकते हैं। अच्छा, पॉलीसेंट्रिक लिंकेजेस मैंने आपको भी बताया ये क्या होता है, ये यही होते हैं। पॉलीसेंट्रिक लिंकेजेस मीन मल्टी एक्सिस मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सिस में मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इस तरह भी डिज़ाइन हो सकते हैं कि एक ही एक्सिस में मूवमेंट प्रोवाइड करें, और ऐसे भी डिज़ाइन हो सकते हैं कि डिफरेंट एक्सिस में मूवमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। इवन विद अ स्पेशल नी यूनिट थाई विल बी स्लाइटली लॉन्गर। वो कह रहा है जब हम स्पेशल नी यूनिट बनाते हैं तो उसके अंदर थाई को लॉन्गर रखा जाता है, ठीक है। इन सब स्पेशलिटीज़ का मकसद यही होता है ज़्यादा स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब थाई वाला जो पार्ट है वो लॉन्गर होगा तो शैंक थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और इसको छोटा इसलिए भी रखा जाता है कि जब पेशेंट बैठे तो ये पेल्वस के लेवल पर आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, कि जो हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बता दिए, लेकिन यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं हम।
पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोक्सिमल ट्रिमलाइन हाई होता है, ठीक है। हाई ट्रिमलाइन सॉकेट पहली चीज़ है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, हाई ट्रिमलाइन सॉकेट। नेक्स्ट आ जाता है कि कस्टम फिटो, मतलब जो प्रोस्थेसिस है वो पेशेंट के लिम्ब के लिहाज से उसका साइज़ वगैरह हो, उसकी अलाइनमेंट वगैरह वो कस्टम फिट हो, मतलब उसके डिमांड के मुताबिक बनाया गया हो। ये नहीं कि पहले से कोई बना था उसे उठा कर दे दिया, नहीं। कस्टम फिट का मतलब यही होता है कि स्पेशल उसकी हर चीज़ के अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ हिप एक्सटेंशन एड्स। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे के हिप एक्सटेंशन एड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका काम यही होता है कि जब पर्सन चल रहा होता है तो उसमें जब एक्सटेंडिंग मूवमेंट आनी होती है हिप पे तो उसमें ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट बैंड जो स्ट्रैप्स वगैरह होते हैं जो कि एज अ हिप एक्सटेंशन एड यूज़ हो रहे होते हैं। ये थर्ड फैक्टर है जो स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहा होता है। फोर्थ फैक्टर है एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट। ये भी मैंने आपको बताया था हिप यूनिट में कि जो है हमारा नॉर्मल हमारा जो नेचुरल जो हमारा हिप था जो कि रिमूव हो गया, ठीक है, वो जैसे पड़ा होता है उससे थोड़ा इंटीरियर या फॉरवर्ड करके इस वाले हिप यूनिट को रखा जाता है ताकि बकलिंग वगैरह ना हो और स्टेबिलिटी वगैरह अच्छे से आए, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हेल्प आउट करता है स्टेबिलिटी में दैट इज़ पोस्टीरियर प्लेसमेंट ऑफ नी यूनिट, ठीक है। जैसे हिप जॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ रखा जाता है वैसे ही नी यूनिट को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा जाता है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। नॉर्मल नी के मुकाबले में इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा जाता है। साथ में नी एक्सटेंशन एड्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कि जब नी पे एक्सटेंशन होनी है, एक्सटेंशन मूवमेंट्स, तो नी एक्सटेंशन एड्स उसमें हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। Prosthesis may be shortened slightly primarily to aid clearance during swing phase but also to encourage the wearer to apply the maximum weight to the prosthesis and to increase the stability। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि प्रोस्थेसिस थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ताकि वो स्विंग फेस जो है हमारी गेट साइकिल का, ठीक है, उसमें वो क्लियरेंस में अच्छे तरीके से हेल्प कर सके। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी पर्सन चले, ठीक है, तो प्रोस्थेटिक फुट का काम ये होना चाहिए कि वो प्रिवेंट करे फुट ड्रैगिंग को, ठीक है। फुट ड्रैगिंग होती है पाँव घसीट के चलना, ठीक है, फुट ड्रैगिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसलिए उसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करता है, रिस्क ऑफ ट्रिपिंग को कम कर देता है। रिस्क ऑफ ट्रिपिंग क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल खड़ा खड़ा बंदा जो है वो लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है, वो अपना बैलेंस लॉस कर देता है, ठीक है, इसे कहते हैं रिस्क ऑफ ट्रिपिंग। और ओवरऑल इसका पर्पज़ यही होता है इन सब का, गेट स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, गेट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, ओवरऑल स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड पे हम एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पहला था हाई ट्रिमलाइन सॉकेट, फिर था हिप एक्सटेंशन एड, कस्टम फिट था तीसरा फैक्टर, चौथा है इंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट, चौथा है पोस्टीरियर प्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट, पांचवा है नी एक्सटेंशन एड, ठीक है, और छठा है कि जो शैंक है उसको थोड़ा छोटा रखा जाता है, प्रोस्थेसिस को थोड़ा छोटा रखा जाता है, हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये फैक्टर्स थे जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये हमने देखा है हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस वाला टॉपिक, ऐसे ही हमारे पास होगा नी डिसआर्टिकुलेशन वाला टॉपिक, ठीक है। बट उसमें फ़र्क इतना ही होगा कि ऊपर हिप वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ ये हिप यूनिट नहीं होगा, बाकी सारे ये कंपोनेंट्स ऐसे ही होंगे, ठीक है। सॉकेट होगा, फिर नी जॉइंट होगा, फिर पाइलोन और फिर फुट, ठीक है। और उन सब की जाहिर सी बात है उनका स्ट्रक्चर वगैरह भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है जैसी हिप डिसआर्टिकुलेशन प्रोस्थेसिस की है, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।